नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। कहते हैं बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ दिया करता है और जब वक्त बुरा हो तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। और ये कुछ जो स्थितियां होती हैं, ऐसा जीवन में बहुत सारे लोगों के जो वक्त जब बुरा चलता है तो उनके साथ ऐसा होता है। उनके जीवन में ऐसा कार्यकाल, ऐसा दौर चला आता है। और कुछ जो मैं बात करता हूं या कहता हूं, ये इस वक्त ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी यही कुछ हो रहा है। हालांकि उनका बुरा वक्त तो लोकसभा चुनाव 2024 के जब नतीजे आए थे, उसके बाद से ही शुरू हो गया था। साफ प्रतीत होने लगा था कि अब जो आने वाले दिन हैं निरंतर भारी होते चले जाएंगे, और वैसा ही कुछ घटित हो रहा है। और इस वक्त दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री जी की और उनकी पूरी टीम की साख दांव पर है। और दांव पर जो साख होती है वो तो सभी की होती है, जो राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में उन सब की है, या वो नेता जो उस दल की अगुवाई कर रहे हैं उनकी भी होती है। और महाराष्ट्र और झारखंड जो चुनावी रण सजा हुआ है, उसमें झारखंड में एक फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है। और ये दो राज्यों के अलावा करीब दर्जन भर राज्य हैं जहां 50 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव चल रहे हैं। कुछ में वोट पड़ चुके हैं और कुछ में अभी पड़ना है। लोकसभा की सीटें हैं दो, अभी वायनाड में वोटिंग हो चुकी है, बाकी कुछ एक जो सीट है बची है। तो ओवरऑल जो स्थितियां हैं, और अभी यदि सबसे ज्यादा कठिनाई पेश आ रही है तो वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को पेश आ रही है। और झारखंड में भी कोई हालात बहुत अच्छे या बेहतर नहीं है। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी बहुत फंसी हुई, बुरी तरीके से उलझी हुई। हम ये भी कह सकते हैं कि जो उसने बुना है उसी जाल में फंसी हुई है, या वो चक्रव्यूह जो है उसमें कहीं उलझी हुई है, फंसी हुई है, ये प्रतीत हो रहा है। और मुकाबला जो है वो मोदी वर्सेस राहुल, एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक जो है उनके बीच है। महाराष्ट्र में जो महायुति है वो भारतीय जनता पार्टी जिस महायुति की अगुवाई कर रही है, और उधर जो महाविकास आघाड़ी सामने है। और जो कुछ चल रहा है उसमें जो मैं कह रहा था कि जब वक्त बुरा हो तो साया भी साथ छोड़ देता है, तो कुछ वो हाल हम निरंतर महाराष्ट्र में देख रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले अजीत पवार का एक रुख रवैया देखा, जो वहां एक प्रयास किए जा रहे हैं कैसे भी जो जीती हुई बाजी या हारी हुई बाजी, माफ कीजिएगा, कि जो हारने की कगार पर दिखती है भारतीय जनता पार्टी, से कैसे अपनी ओर किया जाए, कैसे जीत लिया जाए, उधेड़बुन जो चल रही थी। और उसमें सब वही जो उनका एक कार्ड है, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जो तमाम कोशिशें हैं, तो उन सबको पहले अजीत पवार ने, जो महायुति के एक सहयोगी हैं, उन्होंने नकारा। फिर उसके बाद जो निकला, अशोक चौहान साहब की निगाहें तिरछी हो गई हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के धड़े के तौर पर बहुत उनके निकट जो होती हैं, वो पंकजा मुंडे ने भी उसको कहीं ना कहीं कंडेम कर दिया कि ये सब नहीं महाराष्ट्र में चलने वाला है। तो कुल मिलाकर जो कोशिश हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से, या पूरा जो उनका धड़ा कुनबा है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल है। और इन सब में जो कुछ एक बहुत खास ये भी दिखता है कि वहां जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनका दबदबा रहता है पूरे भारतीय जनता पार्टी पे, क्या कहा तो ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब दो लोगों की ही पार्टी है, वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह। तो वो जैसा चलाना चाहते हैं वैसे चलाने का प्रयास होता है। लेकिन जो 2024 के चुनाव नतीजे है उसके बाद बहुत सारी कठिनाइयां इन लोगों को पेश आ रही हैं। और जो कुछ ये अभी हुआ है, जो बांटने और इसके नाम पर कोशिश थी, उसको जो पलीता अपने खुद लोग, उनके अपने दल के लोग या उनके जो सहयोगी हैं वो लगा रहे हैं। तो ये जो क्या स्थितियां इसको लेकर बनेंगी, क्या कठिनाइयां पेश आएंगी, कितना इससे नुकसान होगा, और क्या मोदी शाह ये जो रायता फैलाया जा रहा है बार बार, या फैल चुका है, इसको समेट पाएंगे। बहुत कम वक्त है, अब एक 5-6 दिन का वक्त सामने है। और 48 घंटे पहले वैसे ही प्रचार थम जाया करता है। 20 तारीख को वोट पड़ने और 23 नवंबर को नतीजे आ जाना है। तो हम यही सब जो चल रहा है वहां, इन सब को कोशिश करेंगे डिकोड करने की। हमारे साथ पैनल एक खास शाम को ये चर्चा में जुड़ गया है। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर सक्सेना साहब हैं, हमारे साथ इकबाल ममदानी साहब हैं, और हमारे साथ अभी दो साथी और भी जुड़ेंगे। एक हमारे साथ रविंदर सिंह शौरान जी, कुछ अभी तकनीकी दिक्कत आई है, उन्हें शायद नेट का प्रॉब्लम है, जुड़ गए थे।
पुनः जुड़ेंगे और साथ में संजीव चंदन साहब भी जुड़ेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ इकबाल ममदानी साहब के। मैं पहले बता दूं कि पैनल को आप जानते हैं, आप लोगों को सुनते हैं, बहुत आवश्यकता नहीं है परिचय की, हर दिन हम वैसे देते हैं। इकबाल साहब, जो ये चल रहा है, जो हम देख रहे हैं वहां, अब उसमें कहीं ना कहीं जैसे लव जिहाद था, वोट जिहाद की बात हो रही है, और अभी कुछ आरोप लगे हैं उसमें, एक वो 200 करोड़ का घपला और 200 करोड़ का एक ही उस वोट को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में मुस्लिम वोट्स की बात आई है, और वहीं सब कुछ हो रहा था। इस बीच में जो ये सारा कुछ हो रहा है, जो पहले चाहे आप बात करें वो अजीत पवार, फिर उसके बाद अशोक चौहान, फिर उसके बाद पंकजा मुंडे, तमाम जो हालात है, संजीव चंदन जी भी जुड़ गए। संजीव सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत दोनों चीजों पर आपसे, कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या आप पाया देख रहे हैं कि बात बन रही है, बिगड़ती चली जा रही है? इकबाल साहब। देखिए, आज महाराष्ट्र की अगर बात करें, सुबह ही तकरीबन 25 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसके अंदर मालेगांव प्रमुख है, जिसके अंदर सिराज मोहम्मद मेमन को और जो कि नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के शाखा के प्रबंधक है दीपक निकम, इनको अरेस्ट किया गया है। इस मामले के अंदर किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि वोट जिहाद के नाम पर महाविकास आघाड़ी जो है वो बेनामी पैसे भेज रही है। तकरीबन 23 या 25 बैंक अकाउंट के अंदर से वो पैसे अलग अलग जगह ट्रांसफर हुए हैं। उसके बाद हवाला के जरिए ये पैसा जो है भेजा गया। दरअसल बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अगर बात की जाए तो पिछले इसी महीने की 7 नवंबर को ये शिकायत जब मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद में इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कई अलग अलग जगहों पर इन सारी चीजों को लेकर के किया था। कुल शुरुआत में 125 करोड़ रुपए की बात आई थी, जो बढ़ते बढ़ते अब तकरीबन ये कहा जाता है कि 200 करोड़ रुपए के मामले के अंदर ये बात आ चुकी है। इस मामले के अंदर कुल अब तक 2500 ऐसे ट्रांजेक्शन है वो जो सामने आए हुए हैं, जो माना जाता है पैसे के लेन देन हुआ है, जिसको लेकर के आज ईडी ने अलग अलग जगह पर छापेमारी की है। ये इलेक्शन पीरियड है, ये कोई पहली बात नहीं है कि इस तरह की चीजों को लेकर के मामला सामने आए। पैसों के लेन देन को लेकर के देखिए, जहां महाविकास आघाड़ी भी अलग अलग दावे कर रहा है, साथ में यूपी जो है वो अपने अलग दावे कर रही है। जैसे पिछले दिनों शरद पवार ने कहा था कि पैसों का जो लेन देन और जो ट्रांजेक्शन है वो यूपी सरकार लगातार महायुति पुलिस के जरिए या सरकारी तंत्र के जरिए करा रही है। तो ये इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं, और ये कोई पहला मौका नहीं है जिसको लेकर के हम माने कि इस तरह के हवाले कांड या इस तरह के बैंकिंग ट्रांजेक्शन के सारी चीजें की जाए। हालांकि ये कहा गया है कि 17 अकाउंट खुलवा करके गरीबों के पैसे लिए गए, उसके बाद उसको ट्रांजेक्शन किया गया, उस पैसे को इधर घुमाया गया, और अब जाकर के फाइनली ये कहा जा रहा है कि उसको लेकर के वोट खरीदे जाएंगे। आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले इसी तरीके का मामला गुजरात के अंदर भी आया था। एक हवाले रैकेट को पकड़ा गया था, जिसके बाद में काफी चर्चाएं हुई और उसके तार भी बीजेपी के कई लीडर्स से मिले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इनकार किया था। इस बार भी अगर हम बात करें इस तरह के हालात की, तो महाविकास आघाड़ी में भले ही किरीट सोमैया इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कई बार किरीट सोमैया ने कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। जैसे अगर हम आज बात करें अजीत दादा पवार, जिसका सबसे बड़ा घोटाला निकालने वाले खुद किरीट सोमैया थे, लेकिन और खुद आपने देखा कि प्रधानमंत्री खुद जब अजीत दादा पवार पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, सरकार से अलग हुए थे, तब खुद प्रधानमंत्री ने भोपाल में एक सभा में कहा था इरिगेशन मामले को लेकर के कि कितना बड़ा करप्शन है, लेकिन सरकार में आते हुए वो सारे जो दाग थे वो धुल गए। तो ये कोई नई चीज नहीं है इस तरह की, ये हमेशा इस तरह के आरोप लगते रहे। जब चुनाव आता है या जब किसी की जरूरत पड़ती है, इस तरह आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जैसे नवाब मलिक पे कभी लगे, तो कभी अजीत दादा पवार पे लगे, किसी और पे लगे। उसी तरीके से महाविकास आघाड़ी जो है वो भी लगातार कर रही थी कि जब सरकार बनी थी उन्होंने कहा कि एक एक नेता को 50-50 करोड़ रुपए देके फोड़े। तो ये तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि नेताओं का सांठगांठ इतना अच्छा बैठता है कि कभी वो खुलता ही नहीं है कि वाकई में वो पैसे लिए गए थे या नहीं लिए गए थे, वो आरोप थे क्या थे, ये सिद्ध नहीं हो पाता है। संजीव, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ जो ये दूसरा भी एक मैंने आपसे लगा हुआ सवाल था कि वहां जो महायुति के ही सहयोगी हैं, उनका जो एक हम कह रहे थे रायता फैलाने वाली स्थिति ज्यादा बन रही है। ये लोग कहीं ना कहीं चुनाव को जमाने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही वो ये है जो उनका अपना कार्ड है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उसमें बहुत कुछ हद तक तो सीधे सीधे है कि जो दलित वोट है या जो ट्राइबल वोट्स हैं या और इस तरीके जो वोट बढ़ गए थे, उसको कहीं पुनः जोड़ने या वापस करने का प्रयास है। लेकिन ये सब कह रहा है कि ये सब नहीं चलेगा, तो इस पर भी आपकी राय है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आज पंकजा मुंडे ने इस तरह का सवाल खड़ा किया कि ये जो भाषा है वो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इससे पहले आपने देखा कि नितिन गडकरी जी ने अपने एक बयान में कहा था कि पार्टी में जो नए लोग आए हैं वो एक चिंता का विषय है। जैसे का धान बढ़ता है
अनाज बढ़ता है, खेतों के अंदर जिस तरीके से कीटाणु पकड़ते हैं तो एक छिड़काव करना पड़ता है जिससे वो कीटाणु नाश हो जाते हैं। तो ये इस तरह के लगातार जो महाराष्ट्र में लोग रहते हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं, वो ये समझते हैं पूरी चीजों को। तो ये महाराष्ट्र में ये कटोगे बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह के नारे नहीं चलेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए ही, भले ही जंक्शन यहीं से शुरुआत हुई है जिसको अब तकरीबन 100 साल हो जाएंगे, लेकिन आज तक महाराष्ट्र में जंक्शन में आरएसएस ने पूरी तरीके से अपने कदम नहीं जमा पाए हैं। वो आज भी लाचार है। जिस तरीके से उसने यूपी और अलग अलग स्टेट के अंदर जिस तरीके से अपने कदम जमाए, महाराष्ट्र में वो आज तक सफल नहीं हो पाई। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध हो, चाहू हो, फूले हो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो, शिवाजी महाराज की सोच रखने वाला एक मराठी मानुस या ओबीसी तबका, एसटी तबका या इस तरह के जो तबके अलग अलग महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग जाति जनजाति के लोग यहाँ मौजूद हैं, वो इस तरह की चीजों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं। तो यही एक कारण है कि जो बीजेपी की अलायंस हो या पार्टी के लोग हो, जो अंदर इंटरनली सारी चीजों को जानते हैं, वो ये समझते भी है पूरी तरीके से कि इस तरह के कार्ड खेलने में पार्टी को महज एक नुकसान होगा, नुकसान के साथ में नफरत काफी बढ़ेगी, जिसके अंदर पॉसिबल नहीं है कि एक साथ में पूरी तरीके से इन लोगों को संभाला जाए। यही एक कारण है जिसके लिए जो समझदार लीडर है, जिन्होंने वाजपेयी जी के साथ काम किया या जिनके पिता ने वाजपेयी जी के साथ काम किया, वो इन सारी ही चीजों को समझते हैं। वो इसीलिए इन सारी चीजों को डिनाई कर रहे हैं कि अगर ये कार्ड वो लेके चले तो वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। भले ही आरएसएस अपने हिसाब से एक रणनीति तैयार करती हो, उनकी एक सोच अलग हो, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये चीजें इतना आसान नहीं है। आदिवासी, एससी, एसटी, मुस्लिम समाज में, मराठा समाज के अंदर ये इतना आसान नहीं है जहर को घोलना। शायद यही कारण है कि आरएसएस के 100 साल होते हुए भी आज भी महाराष्ट्र के अंदर इतनी आसानी से वो सारी चीजों को पूरी तरीके से अपने कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं जैसे अदर स्टेट को कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र सिंह शौरान जी हो गए। रविंद्र सर, आपका बहुत स्वागत। कुछ शायद तकनीकी मुझे लगता है दिक्कत जो होती है, मैं नेट की समस्या है। कल भी हमारा शो पूरा नहीं हो पाया था, बीच में सारा का सारा उसके चलते चला गया था और हम नहीं बातचीत कर पाए थे। तो उसके लिए भी हम कल के लिए खेद जताएंगे। अपने जो दर्शक वर्ग है अधूरा रह गया था और मजबूरी थी, हम कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस थे। रविंद्र जी, मैं आप ही के पास आता हूँ। हम जो देख रहे हैं, आप देखिए, कल पहुंचा था झारखंड, परसों पहुंची थी ईडी, आज पहुंच गई है महाराष्ट्र। वो कार्ड जो खेलते हैं वो अब कुछ नहीं है तो कैसे हम चीजों को करें, और फिर उसमें वो आ गया है तड़का जो होता है कि वोट जिहाद की बात होगी। और साथ साथ जो कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है, महायुति में जिस तरीके का एक पूरा परिदृश्य बना हुआ, कहता क्या है इसके पीछे? देखिए, चलेगा शायद पुनः वो टूट गया है मेरे साथ। संजीव सर, आपसे यही सवाल कर लेता हूँ कि क्या ये इसके पीछे की कहानी क्या नजर आती है आपको महाराष्ट्र में? मैं झारखंड से आप बारे में पूछना चाहता था, लेकिन पहले महाराष्ट्र पे बोल दीजिए, जब तक रविंद्र जी नहीं जुड़ते हैं। फिर मैं सुधीर सर से लेकर पुनः आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले महाराष्ट्र। रविंद्र, संजीव सर, क्या मुझे लगता है पहुंची, आवाज पहुंची मेरी? संजीव सर नहीं पहुंची जी मेरी? शायद देखिए, अगर जुड़ते हैं रविंद्र जी, जुड़ जाते हैं तो जी मेरी आवाज मिली? हाँ, मिली आपकी आवाज, आई आपकी आवाज। कुछ है इशू स्ट्रीम यार्ड, नेटवर्क का बहुत जबरदस्त इशू चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम। जी आप बताइए। वोट जिहाद से दिक्कत क्या है? जिहाद का मतलब जी देखिए, शायद रविंद्र जी जुड़े, अगर रविंद्र जी अगर दे पाए तो मैं देखता हूं। बिल्कुल, रविंद्र जी आवाज पहुंच रही है? पहले मैं इस वोट जिहाद को ही समझाना चाहता हूं। हाँ हाँ ठीक है। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, रविंद्र जी से पूछ रहे हैं। क्या रविंद्र जी आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पहुंच रही आवाज पहुंच रही है मेरी? नहीं लगता, फ्रिज है उनका, वो शायद फ्रिज है। आप कंटिन्यू करिएगा संजीव जी। सर एक बार मैं ठीक है। आवाज पहुंची आपके? रविंद्र जी आवाज पहुंची मेरी? संजीव जी आप बोलिए, संजीव जी आप बोलिए। तो पहले तो मैं इस शब्द के लिए कह रहा हूं कि इसमें बुराई क्या है। वोट जिहाद तो सबको करना चाहिए, महिलाओं को करना चाहिए, दलितों को करना चाहिए। भाई, लोकतंत्र में वोट का अधिकार ही तो अधिकार है सरकार चुनने का। इसके जरिए आप अपने विचारधारा के अनुरूप, अपने हितों में आप सरकार चुनते हैं। इससे समस्या क्या है? लेकिन समस्या वहां बनती है जब हर तन इनकी वोकैबुलरी ऐसी है, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, तमाम तरह के जिहाद खोजते रहते हैं और सामने जो है टारगेट इनका। लेकिन सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं?
आपने तो मौलानाओं की सैलरी बढ़ाई, यानी आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मतलब मौलाना इन द सेंस, सॉरी, यहाँ ये मदरसों के जो ये इमामों की हाँ, मौलवियों की, तो उनको आपने उनकी सैलरी बढ़ाई। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि एक तो ये लोकतंत्र की ताकत है, आप स्टेगनेंट हो गए, ये बात आपको समझ में आती है, और लोकसभा चुनाव ने भी बता दिया है। अगर आप भी अपने आपको विस्तार चाहिए, एक तरफ आप वो बढ़ा करके आते हैं। यही काम कल्पना करिए संजीव सर कि यदि यही काम किसी कांग्रेस सरकार ने किया होता तो क्या होता है, हंगामा खड़ा कर दिया होता है। तो इनको वोटों का विस्तार चाहिए, ये पसमानदा विचार को भी ओन करने की कोशिश करते हैं, उसमें खेल करेंगे। ओन क्या करेंगे? पसमानदा विचार अपने आप में एक विचार है, पसमानदा विचार अपने आप में एक इक्वालिटी का विचार है, लेकिन उसमें वो खेल करने के लिए, उसमें वो वोट लेने के लिए, तो इनकी कोशिश तो ये है। महाराष्ट्र में जो इकबाल सर कह रहे थे, यही चीजें इनकी फंसती है, क्योंकि महाराष्ट्र की अपनी एक तो सोशल मूवमेंट की अपनी जमीन है, एक तरफ स्टैग्नेंट पोजीशन जो इनका पॉलिटिकली जहां ये पहुंच गए हैं वो तो प्रसंग में बता ही रहा हूं। दूसरा, मान लिया वहां अम्बेडकराइट आंदोलन है, वहां फुले अम्बेडकरवादी विचार, कोई भी आए, मैं देखता हूं कि कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां प्रतिदिन एक प्रगतिशील आयोजन नहीं हो रहा हो। कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां जो धार्मिक हिंदुत्व का जो इनका एजेंडा है उसके खिलाफ कोई सभा नहीं हो रही हो, ऐसा नहीं है। हर दिन पूरे महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र का जो सोशल एक्टिविज्म है वो इन विषयों को एड्रेस करता है, तो इससे एक पॉलिटिकल वातावरण भी बनता है। यही वजह है, कई बार मैं इस बात को दोहराता हूं कि 2014 में ही जब सरकार बनी भाजपा की, तो उस वक्त जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे उनके सर्कुलर में एक टर्म आया समरसता, यही टर्म इस्तेमाल करती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक। तो बवाल मच गया, बवाल मचा तो उनको सर्कुलर बदलना पड़ा और उसमें समता शब्द लाना पड़ा। शब्दों का, भाषा का बड़ा महत्व है, क्योंकि आप समरसता तो ये चाहते ही हैं, सब बना रहे, जब जो चीज जहां है इनके वोट, मुसलमानों के वोट के अधिकार छीन लो और कहो कि हम तो ऐसे समाज है जहां मुसलमान बड़े सुरक्षित रहते हैं। दलितों से आप उनके मंदिरों में, आप एक घटना, भले ही वो कर्नाटक की घटना है, हालांकि कर्नाटक सरकार ने वहां जो एक इक्वालिटी का लॉ पुश करने की कोशिश की वहां मंदिर में जाने के लिए, तो वहां मूर्ति उठा के ले गई एक जमात। तो समरसता वाला यही है कि हम तुमको पूजा नहीं करने देंगे, हम तुमको तुम्हारी स्थिति में रखेंगे, लेकिन समाज में हो तो तनाव मत करो, आप जो है अपने अधिकारों के लिए संघर्ष में। तो इस पर तो मैं कह रहा हूं कि वहां दबाव तंत्र जबरदस्त है और इसीलिए फंसे हुए हैं, इसीलिए वहां महाराष्ट्र में इनका जो चुनावी चुनौती है, जो संघर्ष है, वो बड़ा है। तो जब संघर्ष बड़ा होता है तो अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज अप करने के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि भारत हिंदुत्व उनका एजेंडा है, हिंदुत्व उनका टैक्टिस नहीं है, सफल टैक्टिस नहीं है। वो करते हैं, वो कार्यकर्ताओं को चार्ज अप करते हैं, बाकी चीजें वो टिकट बंटवारा, चेहरों की राजनीति, और दूसरे एक ही समय में देख पंकजा मुंडे खुद उनके सांसद कह रही हैं, उनके विधायक कह रहे हैं कि भैया ये बटोगे कटोगे यहाँ नहीं चलेगा। उनका अलाई कह रहा है कि जो है अजित पवार कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे नहीं चलेगा। तो ये माने सब कुछ साधने की जो कोशिश होती है, उसी से चुनाव वो जीत रहे हैं 14 के बाद से लगातार। लेकिन बात चूंकि अब सामने आरएसएस का एजेंडा तो हिंदुत्व है, तो वो बात उसमें हम लोग भी जब बार कहते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे से ये जीत रहे हैं, जीतते नहीं हैं। कई इनके जो कुछ जो बैकअप है जहां से जो वो चार्ज अप होता है, यही काम इन्होंने सर झारखंड में, आप बाद में पूछिएगा, लेकिन झारखंड में भी यही करने की कोशिश की। लेकिन कल की जो सूचना है वो ये कह रही है, वोटिंग की भी सूचना, और मैं आपसे यही पूछने वाला था कि कल की सूचना है क्या, अभी लेटेस्ट में क्या है, क्योंकि कल शाम के बाद देर रात तक आती चीजें, तो वो प्लस वहां जिस तरीके से जो हेमंत सोरेन का एक उसने बड़ा
सख्त रुख है उनका, वो जो उन्होंने कई शिकायतें भी की हैं और उनके द्वारा जो किया गया या कहा गया है वो भी एक बड़ी मार्केबल है। एक तो हेमंत सोरेन एक तो हेमंत सोरेन इनके पिच पे नहीं गए कभी, एक सबसे अच्छी बात थी। दूसरा, इनका सारा देखिए ये प्रयोग कर रहे हैं, ये दरअसल लड़ाई में कहीं थे नहीं पूरे उसमें झारखंड में 6 महीने से काम कर रहे, अपने सबसे हार्ड हिटर और हार्ड कॉर्नर मुख्यमंत्री को, नेता को इन्होंने वहां का प्रभारी बना और ये सारा खेल खेल रहे हैं। लेकिन संजीव सर, झारखंड की जनता उसको ऑन नहीं कर रही है। वहां यदि मेरी आवाज मिल रही है? कुछ बात थोड़ा टूटती है शायद, लेकिन मिल रही है। टूट रही है थोड़ी शायद कुछ। जी हाँ, ठीक है, कुछ इशू ऐसा आ रहा है कि तो झारखंड की जनता ने इनके ये वहां जो ये लैंड जिहाद और लव जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि लैंड जिहाद जो उनको वहां लैंड का प्रॉब्लम मुसलमानों से थोड़े ही है। एक तो दर्शकों को भी जानना चाहिए कि आदिवासी महिलाओं को लैंड नहीं है कि वो शादी करें ट्रांसफर हो जाएगा, आदिवासी समाजों में है ही नहीं। तो ये इस चिंता से पहले तो मुक्ति है, बल्कि वहां तो कुछ फेमिनिस्ट साथी हमारी वो इसके संघर्ष करती हैं कि हम लैंड राइट मिले। दूसरा कि भाई लैंड जो है धनबाद में, जहां कल चुनाव था, रांची में या किसी भी शहर में जो उनके, वो कौन लोग कौन लोग उस पर काबिज हैं? वो लोग नॉन झारखंडी, जिसको दिक्कू कहा जाता है। तो जैसे ये मसला उठाते हैं वैसे ही दूसरे सवाल आते हैं, और वो जो दूसरे सवाल जब सामने आएंगे तो दिक्कू आपके उनका जो एक बड़ा फोर्स है वो आपके साथ दिखाई पड़ता है। तो आदिवासी कहाँ आपके पास जाने वाला, जिन आदिवासियों को टारगेट करके संथाल इलाके में आप कर रहे हैं। तो कल का चुनाव का जो वोट पैटर्न है वो यही कह रहा है अभी तक तो कि इनका ये वाला, पहले भी मैं कह रहा था, नहीं चला है। एक अंतिम बात झारखंड के बारे में फिर सर आप चुके सुधीर सर, और कि आप जैसे ही कहते हैं कोई भी लव जिहाद, लैंड जिहाद में भी लव जिहाद का एंगल है, तो आप कोई भी ऐसी बात करते हैं तो आप महिलाओं की एजेंसी के खिलाफ बात करते हैं। आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा शादी को लेकर के महिलाओं की एजेंसी है। बाहरी प्रभाव में थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है, यहाँ वहां तो ऐसी व्यवस्था है कि लिव इन तक की व्यवस्था है, लिव इन तक की स्वीकृति है। कुछ आदिवासी कम्युनिटी में तो लड़का लड़की को कुछ दिनों के लिए शादी के पहले परिवार के कंसेंट से छोड़ा जाता है साथ रहने के लिए, तो उनकी अपनी एजेंसी है। और आप कह रहे दुल्हन, अरे भाई वोट दे रहा है, नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए निकल रहा है, मान लिया कि आप ही की सरकार बनाएगी महिलाएं, तो भैया उनको अपना दुल्हा चुनने का अकल नहीं है। तो मुसलमान चुन रही हैं कि हिंदू चुन रही हैं कि आदिवासी चुन रही हैं कि दिक्कू चुन रही हैं कि दलित चुन रही हैं कि ब्राह्मण चुन रही हैं, तो ये इनका संकट है सर। वो जनता जो है कायदे से, मुझे लगता है कि कल के वोट पैटर्न से, और यही स्थिति मुझे महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ती है 50-50। यदि आगे बढ़ेंगे, यदि किसी कारण से महाराष्ट्र में इनका एज होता है तो उसके कारण दूसरे होंगे, ये सब छटपटाहटों से नहीं है, जो हिंदुत्व का जो लाइन है उससे नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि छटपटाहट तो नजर आ रही होंगी कि बहुत छटपटाए हुए, और उनको कहीं ना कहीं वो जो उनके अपने लोग जिस तरीके से घेरे हुए हैं वो भी एक बड़ी उनके लिए संकट की बात है। सुधीर सर, जो ये महायुति में चल रही है, जो मुखरता है, जिस तरीके से वो मुखर होके अपना ही जो मोदी या शाह की बातों का विरोध, या जो बीजेपी जिस तरीके से जमावट कर रही है उसमें कहीं ना कहीं उसको नहीं जम पाए वो बात, वो चीज होना, क्या कहानी इसके पीछे क्या देखी जाए? क्या जो एक तो देखिए बहुत बार बार बात होती रही है कि जो अमित शाह हैं वो जिस तरीके से पेश आते हैं, तो उनने भी बहुत सारे खेल बिगाड़े हैं शायद बनने की जगह। तो क्या ये एक चीज है? और दूसरा, ये जो सब हो रहा है तो इसके क्या रिपरकेशंस वहां दिखलाई पड़ेंगे? सुधीर सर। धन्यवाद संजीव जी। आपकी बात पर अपनी राय व्यक्त करने के पहले, मैं आज 14 नवंबर है और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, तो मैं उनका स्मरण करना चाहूंगा।
एक तो वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वप्नद्रष्टा प्रधानमंत्री थे और आधुनिक भारत के निर्माता थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर पंडित नेहरू राजनीतिज्ञ नहीं होते तो बहुत बड़े महान लेखक हुए होते। और उनको आज याद करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। दूसरे, उन्होंने कभी सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया, ना अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने में, ना किसी तरह उनकी मुश्किलें कसने में। तो इस कारण से आज पंडित नेहरू को याद करना बहुत स्वाभाविक और जरूरी मुझे लगता है। अब हम महाराष्ट्र की बात पर आए। जिस तरीके से ईडी ने चुनाव की पूर्व वेला में छापे डाले हैं बड़े पैमाने पर, तो ईडी या सीबीआई या कोई इनकम टैक्स अगर छापे डालता है तो उस पर किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन छापे की टाइमिंग और उसका मकसद क्या है, यह बात इन छापों को अन्य छापों से अलग करती है और यह दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल अपने सियासी नफे के लिए, सियासी लाभ के लिए कर रही है और लोगों में मानसिक संत्रास, खौफ, उत्पीड़न इनको क्रिएट करके अपना मकसद साधना चाहती है। अब आए हम महाराष्ट्र पे। देखिए, महाराष्ट्र की भूमि गोबर पट्टी की भूमि के मिजाज से, तासीर से भिन्न है। वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू महादेव गोविंद रानाडे, लोकमान्य तिलक, महात्मा फुले, सावित्री फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो नागपुर में दीक्षा भूमि में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये सारी चीजें वहां पर एक ऐसा पृष्ठभूमि, ऐसा वातावरण रचती हैं जहां पर हम सांप्रदायिकता के लिए ज्यादा जमीन या ठौर नहीं तलाश सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि इनके पास कोई और शब्दावली नहीं है, इनके पास कोई और सोच नहीं है, इनके पास कोई और एजेंडा या ब्लूप्रिंट नहीं है। इसलिए लौट फिरकर उसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं और इनकी सुबह और इनकी शाम और इनको खाना नहीं पचता जब तक कि ये अल्पसंख्यकों, विशेष करके मुसलमानों को कुछ ना कुछ गाली ना दे दें या उनकी तौहीनी ना करें या उन पर तोहमत ना मढ़े। इसके पहले आप देखिए, लव जिहाद से शुरू हुआ, फिर लैंड जिहाद आया, अब वो वोट जिहाद आ गया। जैसा कि संजीव जी ने कहा कि जिहाद तो धर्मयुद्ध से जुड़ी हुई चीज है और आप कहते हैं मतदान महादान, हमारे यहाँ ये नारा दिया जाता है। तो अगर व्यक्ति अपने मतों के जरिए अहिंसात्मक तरीके से अपने विचारों के तहत सत्ता परिवर्तन में भागीदार बनता है तो इस पे किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यही है कि आप लव जिहाद की बात करते हैं, आप लैंड जिहाद की बात करते हैं, आप वोट जिहाद की बात करते हैं, यानी मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट पर लेना कि इस शब्दावली के जरिए लोगों के मन में, भारतवर्ष के बृहत्तर समुदाय के मन में उनके प्रति नफरत जगे और इनका राजनीतिक मकसद पूरा हो। अब यह अकारण नहीं है कि अजित पवार या अन्य नेता इस शब्दावली का विरोध करते हैं और कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे जैसी शब्दावली पर ऐतराज करते हैं। उनका कहना है कि शब्दावली महाराष्ट्र में कारगर नहीं होगी, बल्कि इससे कहीं ना कहीं विपरीत ध्रुवों का एकीकरण होगा जो कि महायुद्ध के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अब ये दिक्कत यह है भारतीय जनता पार्टी की कि जो हिंदी में कहते हैं ना, निगलत उगलत पीर घनेरी, न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है और कोई शब्दावली इनके पास है नहीं, विकास का कोई एजेंडा है नहीं। नागपुर जो है उस आरएसएस का मुख्यालय है जहां आज से 99 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। ये एक ऐसा संगठन है जिसकी आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रही, किसी क्रांतिकारी तो छोड़िए, किसी समाज सुधार के आंदोलन में, चाहे वो भाषा की लड़ाई हो, चाहे वो जाति संबंधी आंदोलन हो, चाहे छुआछूत का आंदोलन हो, चाहे मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन हो, किसी भी आंदोलन में किसी भी तरह से आरएसएस और उसके अनुषंगी संगठनों की कभी कोई भूमिका नहीं रही। यह कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलें थी कि सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। अब सत्ता में किस तरह से बने रहना है, आपके पास विकास का आपके कोई एजेंडा नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई प्रारूप नहीं है और सबका साथ सबका विकास आपके लिए एक ढोंग है जिसके तहत
जिसकी आड़ में आप समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटकर हिंदू मुस्लिम का रूपक खड़ा करके अपनी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो एक और अजित पवार ने जो एक वीडियो बड़ा इधर पॉपुलर हो रहा है और लगातार देखा जा रहा है, जिसमें एक बैठक होती है जिसमें अडानी शरीक होते हैं। नव कुबेरों की और औद्योगिक घरानों के मुखियाओं की सत्ता में दिलचस्पी रही है, उन्होंने चंदा भी दिया है और उन्होंने राजनीतिक दलों से लाभ भी उठाया है। लेकिन एक ऐसी बैठक में अडानी की शिरकत जिसमें महाविकास आघाड़ी को की सरकार को गिराने की भूमिका रची जाती है, उसमें अडानी की शिरकत यह दर्शाती है कि अडानी के हाथ कितने लंबे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के खेल में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। जहां तक ईडी और उसकी बात है तो संजीव जी ने और मंदानी जी ने काफी बातें साफ की। तो ताजा उदाहरण आप जो है 1 या 2 दिन पहले, शायद कल ही, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि उनके 50 एमएलए को पार्टी छोड़ने के लिए प्रति विधायक 50-50 करोड़ की ऑफर दी गई। यानी मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। मध्य प्रदेश में भी सारी चीजें, और देखिए जो मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, तो वो तो ऑन रिकॉर्ड बार बार बोलते हैं कि मुझे 50 करोड़ ऑफर हुए। सिंधिया यहाँ गए थे, उनके लेकर बात है, लेकिन कभी बीजेपी की ओर से खंडन या आज तक नहीं आया है, कभी नहीं आया। तो वो है कुछ चीजें ऐसी। कांग्रेस या जी, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जनादेश का सम्मान इनकी फितरत नहीं है, इनके ब्लड में नहीं है, इनके डीएनए में नहीं है। जनादेश का किस तरह से अपहरण करना है, इनको हर जगह हेमंत बिस्व शर्मा चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहिए, एकनाथ शिंदे चाहिए, अजित पवार चाहिए और इस तरह के नेता चाहिए। तो कर्नाटक जहां पर जनादेश के तहत सिद्धरामैया के नेतृत्व में गैर भाजपा सरकार सत्तारूढ़ है, उसको अपदस्थ करने के लिए 50-50 करोड़ का ऑफर देना, यानी 2,500 करोड़ का ऑफर। आप चाहते हो तो इसको बार्गेन करके डबल भी करवा सकते थे या ट्रिपल भी करवा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुंह से जो सत्ता का खून उसकी दाढ़ों से लग गया है, उसके बिना वो रह नहीं सकती। और लोकतंत्र में जिस तरह मैंने पंडित नेहरू की बात की, जिस तरह वो विपक्ष का सम्मान करते थे और असहमति के साथ भी आदर व्यक्त करते थे, वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसमें नेस्तनाबूद कर दो, बुलडोजर चला दो, लिंचिंग कर दो। तो ये जो बुलडोजर या लिंचिंग या बाकी चीजें हैं या जिहाद की बात करना है, यह शब्दावली मात्र नहीं है, ये इनकी मानसिकता को व्यक्त करता है। और इनकी मानसिकता यही है कि किसी को पनपने मत दो, किसी को उगने मत दो, फूलों को खिलने मत दो, बल्कि जो कुछ हो उन्हीं के मुताबिक हो। वर्णमाला में इनका बस तले तो 7 रंग भी ना रहे, इनका सिर्फ एक ही रंग रहे, भगवा रंग। और इनको बड़ी तकलीफ होती है कि अगर रक्त का रंग लाल है या सूरज उगता है तो पूरब लाल होता है। तो ये सारी चीजें हैं। ये लोग मनोरोगी लोग हैं, मनोविकारों से ग्रस्त हैं। और भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 वर्ष से ये लोग सत्ता में हैं और हमें जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, जिस तरीके से ये इन प्रकार साम दाम दंड भेद से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उससे आने वाला वक्त जो है हमें बहुत भयावह संकेत देता है। और हम ऐसे दोराहे पे आकर खड़े हो गए हैं कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे हमारे मनोनुकूल या लोकतंत्र के अनुकूल नहीं होते हैं तो आने वाला समय और कठिन और दुष्कर और दुरूह होगा। संजीव जी। बिल्कुल सुधीर सर, आपने ठीक कहा कि हम मुश्किल दौर में हैं, कठिन परिस्थितियां हैं और आने वाला वक्त शायद और कठिन हो सकता है। लेकिन मैं थोड़ी सी आपसे एक बात पे जरूर ना इत्तेफाकी जताऊंगा। आपने जो इशारों में मोदी को कहीं संकेतों में नेहरू जी को लेकर जो हिट किया, आज नेहरू जी की जो है जन्म जयंती है, तो निश्चित तौर पर आप भी उनको वो करते हैं, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। जो स्वप्न दृष्टा थे, उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया, या एक बहुत सारी चीजें उन्होंने भारत को दी हैं, जो मतलब। और आप में थोड़ा सा इसमें इसलिए ना इत्तेफाकी जताऊंगा, ये जो भी 10 सालों में हमने चीजें देखी हैं सुधीर सर, अगर हम जाएं थोड़ा नेपथ्य में, चूंकि छिड़ी है बात, तो थोड़ी सी बात जरूर इस पे करना चाहिए हमको कि 6 प्रधानमंत्री हुए मोदी के पहले, जो कांग्रेसी या गैर भाजपाई भी उसमें जोड़ लीजिए, जो चाहे वो मोरारजी भाई देसाई हो, चौधरी चरण सिंह हो, या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हो, चंद्रशेखर जी हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, एच डी देवगौड़ा हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि, और अटल बिहारी वाजपेयी को भी हम लेंगे इनके पहले, तो आप ध्यान करिए ना, ऐसी बातें नहीं हुई जो आज होनी है। अटल बिहारी वाजपेयी जो एक वोट के गिरने पे भी उन्होंने उसको नहीं कहा, उन्होंने चिमटे से नहीं छुएंगे, तो वो भी एक दौर था बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का। और जब नेहरू जी का निधन हुआ था सर, तो नेहरू जी के निधन पर हम जो पढ़ते रहे, उसमें उनकी हमने प्रतिक्रियाएं देखी हैं, पढ़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो इतनी बातें कही थी कि जो आज भी कहीं ना कहीं है कि
भारत माता आज दुख से तड़प रही होगी, क्या क्या कहा था उन्होंने, बड़ी उनके नेहरू जी को माना था। और सिर्फ ये तो मोदी जिस तरीके से उनकी जिस पाठशाला में पढ़े, और पुस्तकों की यदि हम बात करें तो नेहरू जी ने तो क्या कुछ डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्हीं की देन, या और बड़ी बड़ी उनकी विद्वता को कोई आप वो नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें। बहरहाल थोड़ा सा विषय आता है, क्योंकि आपने छेड़ा तो मेरे मन में वो चीजें आ गई, मैंने कहा जितना झूठ परोस सकते हैं नेहरू जी के बारे में परोसा, लेकिन जी आप जी। हाँ संजीव जी, देखिए आपने अटल बिहारी वाजपेयी की बात कही, तो अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक उन्नयन में, उत्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी अग्रणी भूमिका रही, निर्णायक भूमिका रही है। अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ में प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बनाकर पंडित नेहरू ने ही भेजा था। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो ये कहा जाता था कि उनका जो कल्ट है, उनका जो पहनावा, रहन सहन और बोली ठोली है, वो कहीं ना कहीं नेहरू जी से प्रभावित थी। और आप उसके बाद बहुत बाद में जाएं तो जब संजय गांधी का निधन हुआ है, देहांत हुई है दुर्घटना में, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भाषण दिया था उसमें कहा था उन्होंने, बाल सूर्य अस्त हो गया। संजय गांधी इमरजेंसी की भूमिका के कारण एक खलनायक थे, और अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण में उनको कोस सकते थे या उनके खिलाफ कुछ कह सकते थे, लेकिन वाजपेयी जी ने कहा बाल सूर्य अस्त हो गया। तो ये अच्छाइयों को ले लेना, बुराइयों को थोड़ा दरकिनार कर देना, तो लोकतांत्रिक आचरण सम्मान दिया जाता है, ये मृत्यु के बाद भी सम्मान नहीं देते। अगर हमारे उनका आचरण जी, उनका आचरण लोकतांत्रिक था, और नरेंद्र मोदी या अमित शाह या इनके अन्य सहयोगियों का आचरण नितांत अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और अमानवीय है। इस बात में इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, और ये लगातार हम लोग देख रहे हैं। और ये लव जिहाद भी उसी का वोट जिहाद जो जिस तरीके की आपको हर चीज को आप उसमें हिंदू मुस्लिम करा दीजिए, हर चीज में ऐसा तड़का लगा दीजिए जो तड़का आपको वोट की राजनीति आप कर पाए, वहीं तक वो सारी चीजें सीमित है, उससे आगे कोई सोच नहीं है। और हिंदुस्तान ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले नहीं था, क्या कुछ है, सब कुछ सबने देखा है। खैर वक्त है आपका, आप उस कुर्सी पर है, पहली कुर्सी पर, मुख्य कुर्सी पर, तो जो आपकी मर्जी हो, लेकिन बहुत दिन तक सब चीजें चलती नहीं, झूठ नहीं चलता, बहुत सारे झूठ है जो धीरे धीरे वो उसकी परतें खुलती चली जानी है। बहरहाल मैं फिर लौटता हूँ, इकबाल सर के पास जाऊंगा। इकबाल सर, जो ये महायुति में जो खींचतान है, क्या ये इसके अभी तो देखिए नंबर गेम का खेल है, अभी तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र में जो रण सजा हुआ है, आपको वहां वो नंबर चाहिए जिसमें आप पहले सरकार बनाए। तो क्या पीछे क्या इसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं ज्यादा आड़े आ रही है, जो सब कुछ हो रहा है, जिस तरीके से इस पूरी के पूरे कुनबे में कलह मची हुई है, या जो कलह के कैक्टस बार बार सामने दिखते नजर आ रहे हैं, कि वो इधर चाहे वो अजीत पवार हो, या फिर जिस तरीके से अशोक चौहान है, या और इसके साथ साथ एक चीज ये भी हम देखते हुए पाते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक आहट या एक हो रही है कि शायद हम जा रहे हैं तो आगे की रणनीति की जो 23 नवंबर को नतीजे आए, उसके बाद कैसे कहीं कोई ऐसे स्थिति पैदा हो, फिर नंबर गेम का खेल हो, तो हमारे पास गुंजाइश बन जाए, या इसके पीछे ये सब कुछ। और दूसरा मैंने अभी पूछा था जो सुधीर सर से, कि अमित शाह जी की जो जिस तरीके से भाषा है, वो भी कहीं ना कहीं इन सब का कारण बन रही है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इकबाल सर। देखिए संजीव जी, सबसे पहले तो मैं लगातार इस बात पे आऊंगा, जो जिहाद शब्द लेकर के बात चल रही है आजकल, हमने देखा है प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या कोई भी नेता आता है, वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, अभी नया आया वोट जिहाद। देखिए इस्लाम में जो ये शब्द है जिहाद, ये बेसिकली अरबी शब्द है, और उसकी अगर बात की जाए मायने की, तो इसका मतलब होता है संघर्ष या प्रयास। इस्लाम के रूप के अंदर है ना, इसके अंदर साफ तौर पर इस्लाम में दो तरीके का जिहाद किया गया है, जिसके अंदर एक अंदरूनी जिहाद कहते हैं, जिसे जिहाद उल अकबर, यानी कि उसका मतलब स्वयं को बेहतर बनाना, बुराइयों पर काबू पाना और आत्म संयम से रहना, इससे व्यक्ति से मन में आत्मा को शांति मिले या संघर्ष कर सके। दूसरा होता है बाहरी जिहाद, यानी कि इसे जिहाद अल असगर भी कहते हैं, छोटे जिहाद के नाम पर माना जाता है, यानी कि जिसमें सामाजिक न्याय, सामुदायिक विकास और आवश्यकता होने पर रक्षा के लिए संघर्ष में शामिल होना। इस्लामिक शिक्षाओं के अनुसार जिहाद को उद्देश्य अच्छाई और न्याय की रक्षा करना है। तो ये जो जिहाद शब्द है, जो हमारे बड़े नेता इन सारी चीजों को लगातार लेते हैं, उनके इन शब्दों से ही ये समझ में आता है कि वो देश मिलाने नहीं बांटने बैठे हैं। तो ये जो शब्द अगर एक बड़ी जगह पर रह के अगर इस तरह के व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो देश का भला नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो बांटने के लिए बैठे। अभी मैं आता हूँ आपके सवाल पर, जिस तरीके से आपने कहा महाराष्ट्र के अंदर महायुति, महाविकास आघाड़ी और सीएम पद को लेकर के, तो सीएम पद के दावेदार को लेकर के इसमें कोई इनकार नहीं है। देखिए पिछले दिनों महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लीडर है विनोद तावड़े, उसने कहा था बीजेपी की
एक खासियत है कि वो जिसका नाम चलाती है वो लीडर सामने आता है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा भी है और लगातार जैसे हमने पहले भी शो में कहा था इन सारी चीजों को लेकर के कि अब तक फडणवीस को लेकर के लगातार नाम चलाया जा रहा है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस नाम को दिया। इससे पहले खामोशी थी इस पूरे काम को लेकर के, कोई बात नहीं कर रहा था। अचानक अमित शाह जी ने फडणवीस जी का नाम आगे किया है। हम सभी जानते हैं कि अमित शाह के और फडणवीस के रिश्ते कितने अच्छे, कितने बेहतर है। नितिन गडकरी और फडणवीस के रिश्ते कितने अच्छे हैं ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। अचानक मुझे लगता है कि अचानक ये अमित शाह जी ने जिस तरीके से नाम पेश किया है तो वो खतरे के संकेत भी मुझे कहीं नजर आ रहे हैं। देखिए उसको लेकर के कुल मिलाकर के आपने देखा कि अचानक एकनाथ शिंदे जो है वो एक्टिव हो गए, यहाँ अजीत दादा पवार एक्टिव हो गए। अजीत दादा पवार के साथ में आप नवाब मलिक के अगर आप बयान देखोगे जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, तो अजीत दादा पवार भी जो है ये साफ संकेत दे रहे हैं कि कल हो सकता है इस तरह के हालात हो तो हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। मतलब इससे उन्होंने ये संकेत दे दिए है, चाहे वो नवाब मलिक हो या चाहे अजीत दादा पवार हो। खुद अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो हम रिबेल्स को देखें, जहां बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को काटने के लिए, अजीत दादा को काटने के लिए रिबेल्स खड़े किए हैं, वही एकनाथ शिंदे भी जो है लगातार पीछे से फंडिंग कर रहे हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो ये एक दूसरे को काटने में वहां लगे हुए हैं कि किस तरीके से काटा जाए, क्योंकि अब वर्चस्व की लड़ाई ये है कुल मिलाकर के कि आने वाले दिनों में देश की मुख्यमंत्री की कमान संभालेगा कौन, माफ करिएगा राज्य की। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले भी कह चुके हैं कि मेरे बटोगे तो कटोगे, ये इन्हीं लोग के लिए दिया जा रहा है आपस में। हाँ बस यही ये बटोगे तो कटोगे। मुझे लगता है कि ये नारा शायद महायुति के अलायंस ने अपने लिए ही लाया है, ऐसा मुझे लगने लगा है अभी। तो आप पूरी तरीके से देखिए कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पिछले दिनों ये कहा है कि उन्होंने जितनी बेहतर तरीके से कमान संभाली है तो आने वाले दिनों के अंदर वही राज्य के मुख्यमंत्री होने चाहिए। अजीत दादा पवार एक अहम भूमिका किंग मेकर की रोल के अंदर, जिस तरीके से नवाब मलिक ने कहा है कि हम किंग मेकर की तरह साबित होंगे। तो महायुति में घमासान बहुत बड़ा है। हालांकि फडणवीस ये और बीजेपी ये मान रही है पूरी तरीके से कि इलेक्शन के बाद उन्हें 80 या 90 सीट जो है वो मिल सकती है और एक बड़ी पार्टी के रूप में अगर वो उभरती है तो एकनाथ शिंदे की मजबूरी होगी उनके साथ मिलना। और जिस तरीके से इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े रखे हैं, मुझे लगता है 1995 भाजपा समझ रही है कि वो डिफीट होगा। अगर 1995 की तरह वो डिफीट होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जीत के आते हैं और कुछ चीजों का अंतर होगा, तो बीजेपी इसके अंदर इतनी माहिर है, तोड़ जोड़ के अंदर वो सिस्टम के अंदर है, वो सिस्टम में जितना बेहतर काम कर सकेगी वो दूसरा कोई दल नहीं कर पाएगा। क्योंकि सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ा पावर उनके पास इलेक्शन कमीशन का भी है। जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी अक्सर इन चीजों को लेकर के वो चिल्लाती रहती है कि इलेक्शन कमीशन हमारी नहीं सुनता है। आप देखिए जिस तरीके से महायुति की देखने में आ रहा है, दो चीजें इकबाल सर, दो चीजें देखने में आ रही है। एक तो शिकायतें सत्तारूढ़ दल की ओर से हो रही है, हम उल्टा गंगा बहते देखते हैं, वहां की बहुत सारी शिकायतें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये करिए। इसके पीछे की कहानी भी कुछ ना कुछ जो आप कह रहे हैं वो अंदेशा सही हो सकता है। और साथ साथ हम आज देख रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज देखा मैंने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र, अब शायद सभाएं कंप्लीट हो गई होंगी, एक आध सभा बची थी और अब मुझे लगता है हम कर रहे हैं, तब तक हो चुकी होगी। तो उनका बॉडी लैंग्वेज बड़ा मायूस सा था, वो मंच पे बड़े एक खिन्नता या वो लय या ताल में नजर नहीं है। मैं संजीव यही बता रहा हूँ, अभी बीकेसी में अपना माफ करिएगा शिवाजी पार्क में उनकी जो सभा चालू है वहां पर वो उन्हीं चीजों को दोहरा रहे हैं कि कैसा महिलाओं के लिए वो लखपति बनने की योजना करेंगे, लाडली बहन की योजना, सारा टिकरा जो है उन्होंने महाविकास आघाड़ी पे डाल दिया एससी एसटी और ओबीसी को लेकर के वो बहुत बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी कोर्ट तक पहुंच चुकी है, वो होने नहीं देती है। वहीं एक तरफ राहुल गांधी ने आज इन सारी चीजों को लेकर के संविधान के मसले को उठाया एक सभा के अंदर। उसने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान की किताब जो है वो खाली है, खाली उन्होंने कहा उन लोगों के लिए है जो अंदर पढ़ना नहीं जानते, जिनके पास जानकारियां नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही जगह से लगातार चालू है। लेकिन एक चीज जो है महाविकास आघाड़ी की, उनकी अपनी अस्तित्व की लड़ाई है। वो जानते हैं कि अगर इस चीजों के अंदर अगर वो बटते हैं तो उनके अस्तित्व पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए महाविकास आघाड़ी के अंदर किसी तरीके से एक दूसरे को समझ करके चला जा रहा है। वहीं महायुति के अंदर आप देखेंगे तो ये खींचातानी इसलिए चल रही है कि खुद फडणवीस भी जानते हैं कि अगर वो कहीं चूके तो उनके हाथ में ये सीट नहीं रहेगी। वहीं एकनाथ शिंदे जानते हैं कि अगर ज्यादा सीट बीजेपी में आती है तो उनका कट छोटा होगा।
अजीत दादा पवार ये जानते हैं कि अगर वो हिंदुत्व के मुद्दे पर खुल के आ गए और कल अगर इस तरह की कोई बात आई, जहां समर्थन की बात आई, तो लोग उन्हें समर्थन नहीं देंगे, सेक्युलर वोट उनसे घूम जाएंगे। तो अजीत दादा पवार भी एक किंग मेकर की भूमिका की तरह अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, एकनाथ शिंदे अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैंने जिस तरीके से कहा कि बीजेपी ये मान रही है कि 80 से 90 सीट अगर उनकी आती है तो एकनाथ शिंदे की मजबूरी हो जाएगी। पिछले दिनों ही अमित शाह ने ये कह दिया है कि भाई पिछली बार जिस तरीके से हमने समझौता किया था सीएम पद के लिए, आने वाले दिनों में ये हमारे सीएम पद हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या ना हो, ये आगे आने वाले दिनों की बात है। लेकिन उन्होंने ये साफ संकेत दे दिए है कि सीएम जो है वो बीजेपी का होगा, ये अमित शाह ने साफ कर दिया। अब देखना यह है कि जिस तरीके से आरएसएस ये कोशिश कर, चिड़चिड़ाहट जो फड़फड़ाहट है इसी की, इसमें कुछ ज्यादा है कि हम जिस तरीके से पिछले कुछ कर नहीं पाएंगे, शायद ये बात है। आरएसएस जिस तरीके से पिछले दिनों ये साफ कर चुका है कि उनकी पहली पसंद जो है वो फडणवीस है। लेकिन राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर एक आवाजें जो उठ रही है, जिस तरीके से मराठा आंदोलन और अगर हम इसकी बात करें तो वो लोग जो है फडणवीस को एज ए सीएम देखना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इससे पहले राज्य में पार्टी या टूटी नहीं है। देखिए, विलासराव देशमुख के टाइम पे शिवसेना टूटी थी, मन से बनी थी, लेकिन वो श्रेय जो है विलासराव देशमुख ने खुद अपने आंख पे नहीं दिया। लेकिन इस बार जो दो परिवार, दो पार्टी टूटी है, वो दो पार्टियों का श्रेय जो है वो न चाहते हुए देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आ चुका है। पहली बार 2019 की बात की जाए, उसके बाद फिर दूसरी बार सरकार को तोड़ने की बात की जाए, तो ये पूरा श्रेय जो है वो न चाहते हुए देवेंद्र फडणवीस के आ जाए। इसीलिए एक अहम जो चीज है जानेंगे पार्टी का बैठना। मूल सवाल का जवाब भी दीजिएगा प्लीज। मैंने ये कहा है कि अभी नंबर गेम में हम, आप जो निकल कर आ रहा है, आप क्या रीडिंग क्या है अब तक की? अब तो 4-5 दिन ही बचे हैं, थम जाएगा प्रचार, 20 को वोट पड़ेंगे, नंबर तक पहुंचने जैसी स्थिति हो पा रही है महायुति की? पहुंच पाएगी वो उस नंबर तक? करिश्माई आंकड़ा जो आपको विधानसभा के लिए चाहिए। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर हम लोकसभा के आंकड़े देखें या पिछले 2019 के देखें, नेक टू नेक लड़ाई रहेगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सारी चीजों को छोड़ बैठी है। जैसे पहले 75-25 का रेशियो था, वो अभी 60-40 का आ गया। यानी बीजेपी भी पूरी अपनी ताकत लगा रही है। और लोकसभा इलेक्शन की बात पर तो 1% से कुछ परसेंट का जो है वोट का फर्क था। तो यहाँ पर खुद बीजेपी भी ये मान रही है कि अगर वो मेहनत करती है तो नेक टू नेक लड़ाई होगी। इसी चीजों को लेकर के बीजेपी अपनी जो तैयारी या अपना जो ग्राउंड बना रही है, और आने वाले दिनों में उनको एक जो विश्वास है, इलेक्शन कमीशन का एक सिस्टम उनके साथ जो काम कर रहा है लगातार, जिस तरीके से आज ईडी ने छापे मारे, झारखंड में छापे मारे, हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और छापे, तो सिस्टम सरकार में रहते हुए उनके साथ है। तो एक बहुत बड़ी उम्मीद और एक बहुत बड़ी आशा होती है संजीव जी, इसमें कोई इनकार कहीं से भी नहीं किया जा सकता कि अगर थोड़ी सी सीट का फर्क होगा तो ये तो कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी की तौर पर आ रही है। ये पोल से लेकर के सर्वे कोई भी चीज है वो ऐसे तो नहीं बता रही कोई बड़ी पार्टी नहीं बनेगी। अगर वो बड़ी पार्टी बनती है तो उनको ये पता है कि किस तरीके से तोड़ जोड़ करना है। जो सत्ता में न थी और 50 करोड़ के दावे के साथ अगर सत्ताएं तोड़ सकती है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जानती थी कि अगर उन्हें आना है तो जो कीमत है वो कीमत अदा करनी पड़ेगी। और वो कीमत अगर अदा नहीं करते, देखिए ये फाइनेंशियल कैपिटल है, अगर यहाँ हार हुई तो इसके असर बहुत दूर तक सुनाई देंगे, ये आसान नहीं है। इसलिए खास करके प्रधानमंत्री अमित शाह ये चाह रहे हैं, यानी कि अब जो लड़ाई होगी वो गुजरात लॉबी वर्सेस, एक लाइन में कहे तो महाराज किसी भी सूरत में हाथ से नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र अगर एक लाइन में चला गया तो गुजरात लॉबी वर्सेस ये पूरा डिस्प्यूट का मामला जो है अलायंस से लेकर हर जगह उठना, आवाजें उठना शुरू हो जाएगी, जो खतरे के संकेत है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए। संजीव बिल्कुल वही चिंता सताए हुए और इसीलिए सब कुछ प्रयास हो रहे हैं। संजीव सर, ये मैं सुधीर सर से अंतिम टिप्पणी उसके पहले आपसे चाहूंगा कि जो अभी एक सेकंड फेज झारखंड बचा है, और झारखंड के साथ साथ दोनों यदि हम जोड़ दें, महाराष्ट्र, झारखंड और बाकी और भी जो 50 विधानसभा सीटें अन्य राज्यों की हैं या 2 लोकसभा सीटें, इनके जो नतीजे हैं, एक तो अभी सेकंड फेज का थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या अब आगे दिखता है? आपने कहा कि अपर हैंड दिख रहा है फर्स्ट फेज में झारखंड में, जो सोरेन आपका इनका झारखंड इसका इनका जेएम का, हाँ, तो ये वहां क्या होने वाला? दूसरा, इनके रिपरकेशन बिहार में क्या होंगे? बिहार भी लगे है, चुनाव 25 में होना है, कुछ ज्यादा वक्त नहीं, 6-8 महीने जितना भी समय रहेगा। क्या आप उस पर पाते हैं? उस पर आपकी टिप्पणी दोनों। ये बिहार में सर, पहले तो जो उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, उसका ही एक माहौल बनाया गया। और
उसमें चारों के चारों सीटें, 3 सीटें, 4 में से 3 सीटें महागठबंधन की ओर है। इंडिया अलायंस आमतौर पे दूसरे लोग जो, यहाँ महागठबंधन। तो वहां से यदि ये महागठबंधन जीत जाता है तो ज्यादा माहौल नहीं बनेगा। वो कहा जाएगा कि इनकी ही सीटें थी, इनका जो तंत्र है वो उसमें वो कुछ लेने नहीं देगा, ज्यादा श्रेय नहीं लेने देगा। हालांकि एक सीट जो है जिसपे जीतन राम मांझी की सीट हुआ करती थी और वो आज मंत्री हैं केंद्र में, उनकी बहु चुनाव लड़ रही है, वो हारती हैं तो जरूर एक बड़ा श्रेय महागठबंधन की ओर आ सकता है। लेकिन यदि महागठबंधन सीटें हार जाता है तो फिर ये माहौल बनाएंगे इसको लेके। वैसे भी थोड़ा बिहार में अभी चीजें स्टैग्नेंट हो गई और नीतीश वो जो सत्ता एक बार आ जाती है हाथ में दोबारा, अब जाते जाते सत्ता आ जाए या जाते जाते आप खुद को प्रूव कर लेते हैं तो फिर बड़ा दूसरी चीजें आप मैनेज कर। प्रशांत किशोर वाला एंगल भी अगर जोड़ दें थोड़ा सा तो वो क्या आप देख पा रहे हैं? प्रशांत किशोर ने भी अपना मिला। प्रशांत किशोर फैक्टर को बस मैं इतना मानता हूं कि एक ऑर्गेनाइज्ड तीसरा फोर्स इन द सेंस इन सीटों पे जहां ट्रायंगुलर लड़ाइयां हैं। हालांकि वो ट्रायंगुलर लड़ाई में एक सीट है रामगढ़ की सीट, वहां ट्रायंगुलर लड़ाई में नहीं है, ट्रायंगुलर लड़ाई में वहां बसपा है और कुछ रिपोर्टों के हिसाब से राजद तीसरे पर जा रही है। और ये यदि ऐसा हो गया तो दुखद हो जाएगी, ये जो रिपोर्ट वहां पत्रकार कह रहे हैं, तो फिर नैरेटिव चेंज हो जाएगा। इसलिए कि जो तेजस्वी यादव की जो यूएसपी थी नौकरी वाली, उस यूएसपी को छीनने में लगे हुए नीतीश कुमार, और लगातार नौकरियां, जो नौकरी ना भी है उसका भी हंगामा होने वाला है। जैसे अभी यहाँ टीचर्स का जो पहले से वर्किंग टीचर है उनमें कुछ टेक्निकल चीजें हुई है, सक्षमता परीक्षा कहलाता है, तो उसको भी अब गांधी मैदान में बाजबता करके नौकरी के खाते में डालने, तो नैरेटिव के ही है। झारखंड के ये दोनों ही रिजल्ट, झारखंड हो या महाराष्ट्र, ये दोनों रिजल्ट। सेकंड फेज अब झारखंड जो 20 को वोट पड़ने, थोड़ा सा हल्का 1-2 लाइन में तो खत्म करेंगे, मैं फिर सुधीर जैसे लास्ट पे पड़ेगा जी। नहीं बिल्कुल, तो नहीं, झारखंड में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। झारखंड में भाजपा को संघर्ष में आना था जी, जो एक हद तक आई है। कांग्रेस वहां कमजोर करी है, ये हेमंत सोरेन भी कह चुके हैं। हेमंत सोरेन से पूछा गया कि कांग्रेस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं उससे लड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी क्षमता होती है उन्होंने वो चुनाव लड़ रहे हैं अपने हिसाब से। तो वहां के पत्रकारों का भी आकलन है कि तो इनको मेकअप करना था बीजेपी को। एज तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को ही है, इसलिए सेकंड फेज भी इससे कोई बहुत अलग जाने वाला है ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो जैसे कल के जो कुछ सीटें थी वहां आरएसएस और बीजेपी का खूब काम है। वहां अब जैसे सरयू राय का कल एक सीजन लीडर है जो आजकल जदयू की तरफ, सीजन लीडर्स के अपने सिस्टम होते हैं, सकता वो सीट निकाल भी ले, लेकिन ये वो सारी सीटें कल के फेज में भी और आगे आने वाले फेज में भी बीजेपी का ये। तो वहां जो हमारे पत्रकार मित्र, आपके यहाँ भी कुछ साथियों को हमने कहा है कि आप बुलाएं उन्हें, तो वो साथी आपको और ग्राउंड से रिपोर्ट देंगे। तो वहां एज तो निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन का, उनकी योजनाओं का, उनकी एक शहीदी छवि जो बनी और जो आदिवासियों के बीच में आक्रोश रहा उसका, इनके मुद्दे गूंज करके वापस आ जा रहे हैं। तो कुल मिला के महाराष्ट्र का रिजल्ट हो या झारखंड का रिजल्ट हो, उसका इम्पैक्ट तो सभी राज्यों में होना ही होना, इसमें क्या दो मत है। तो वो बिहार की पॉलिटिक्स पे भी असर पड़ेगा। और बिहार की पॉलिटिक्स में मुझे ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन धीरे धीरे, ये जितना दिन चुनाव में होगा, या तो खड़ा होना, क्या मुद्दे लेकर आते हैं, या पुराने मुद्दे छीने जा रहे हैं। नौकरी वाला मुद्दा जो है वो छीन लिया जाएगा, श्रेय लेते रहेंगे तेजस्वी, लेकिन वो हो नहीं पाता, ये रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर सर, बिल्कुल जब सबको सुना है सुधीर सर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी चाहूंगा आपकी, जो भी सब कुछ आपने भी कुछ चीजें कही, बाकी इकबाल भाई ने कही, संजीव सर ने भी कही। महाराष्ट्र में जिस तरीके का दृश्य 60-40 भी हो गया कहने की बात, 50-50 की बात भी आ रही, यदि वह त्रिशंकु जैसे हालात बने तो कितना भयावह मंजर बनेगा उसके बाद, जो सत्ता को पाने के लिए खासकर मोदी शाह जिस तरीके से प्ले अप करते हैं, जो खेल खेलते हैं, भले ही सब कुछ हो, वो मंजर क्या होगा यदि वैसी स्थिति बनी, या क्या आप उसमें, आपका एक अंतिम आपकी टिप्पणी क्या होगी कि वैसे हालात बन रहे हैं या क्या क्या आपका वो, लेकिन बन गई तो क्या होगा, इस पे टिप्पणी के साथ मैं खत्म करूंगा। जी जी, धन्यवाद संजीव जी। देखिए, झारखंड में जो वोटों का पैटर्न रहा है और शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में या दूरस्थ इलाकों में ज्यादा वोट पड़े हैं।
तो ये पैटर्न बताता है कि कहीं ना कहीं इससे झारखंड मुक्ति मोर्चे और कांग्रेस जो है नफे की स्थिति में आ सकती है, क्योंकि हेमंत सोरेन आदिवासी अस्मिता के प्रतीक बनकर उभरे हैं और भारतीय जनता, हाँ, उनकी पत्नी के प्रति कल्पना सोरेन जी, कल्पना सोरेन जो है उनकी स्टार प्रचारक हैं और उन्होंने 400 से अधिक रैलियों को संबोधित किया है। तो ये सारा जो घटनाक्रम है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को ज्यादा तरजीह दी है, चाहे वो नड्डा हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, या उनके हेमंत बिस्व शर्मा तो वहाँ के प्रभारी मंत्री, तो बांग्लादेशियों को पकड़ेंगे, शनाख्त करेंगे, उल्टा लटका देंगे, सबक सिखाएंगे, इस तरह की भाषा बोली जा रही है। अब हम महाराष्ट्र पर आए। महाराष्ट्र में अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों की पुनरावृत्ति होती है तो ये मान के चलिए कि महाविकास आघाड़ी वहां पर बहुमत में आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, जिस तरीके से आरएसएस का काडर स्वयंसेवक पूरे राज्य में फैल गए हैं और इनकी जितनी इकाइयां हैं, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो दुर्गा वाहिनी हो, सारी इकाइयों लोक जागरण मंच के जरिए इन्होंने रात दिन एक कर दिया है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र। देखिए झारखंड में जो इसने बताया, सोरेन ने जो चीजें कल रखी है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत, बहुत सारी चीजें बताई कि कैसे क्या क्या प्ले अप किया गया है, कितने धन बहाया गया है वहां। जैसे राहुल गांधी की जिस तरीके छवि को धूमिल करने का प्रयास तो वहां हुआ है और पैसा पूरा सरकारी हुआ है उसके पीछे जो निकल कर आया है बाकायदा प्रमाणित तौर पर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको आप कहते हैं वो केंचुआ, वो कुछ नहीं करेगा, शायद कुछ नहीं होगा उसका। हाँ, तो ये संजीव जी ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जो कि नदियों में जो है पानी अभी कहा ना कि वो फिर ईडी भी, सीबीआई भी, इनकम टैक्स भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी, हमारे को फिर बुरा कहा जाता है, हम पे निगाहें तिरछी होती कि हम लोग क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं वो रोल प्ले कर रही है। वो जब आरोप लगाती है कांग्रेस या विपक्ष कि वो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करती हैं। जी तो देखिए संजीव जी, भूपेश बघेल ने जब छत्तीसगढ़ में चुनाव थे तो कहा था कि हमारे 90 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी के 93 प्रत्याशियों का सामना करना पड़ रहा है। 93 से मतलब था उनका ईडी सीबी। आपने इस पर टिप्पणी करी कि राज्यपाल का रोल अब क्या होने वाला है, कि जो महाराष्ट्र में दृश्य है उसमें बहुत कम वक्त में यदि वो जो खिचड़ी जैसे हालात हुए तो क्या कुछ हो जाएगा और उसमें कितना बड़ा रोल होगा राज्यपाल का, क्या क्या होने वाला है उस पर अगर हम एक इमेज करें तो एक है तो हालांकि केवल उसको एक वो काल्पनिक है, लेकिन कल्पना करके भी कई बार मन सिहरता है। देखिए आज की तारीख में पलड़ा निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी का भारी है, लेकिन दो चीजें हैं। एक तो अजित पवार ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम 175 से अधिक सीटें जीतेंगे, एक तो उनका ये कहना, और 175 से अधिक सीटें जीतने का उनका बयान और सरकार बनाने का दावा कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान की याद दिलाता है जिसमें नायब सिंह सैनी ने कहा था कि हमने इंतजाम कर लिया है। तो ये जो हमने इंतजाम कर लिया है और इनका कहना कि हमारी सरकार बनेगी, दोनों में अगर कहीं तालमेल है, और ये मान के चलिए कि अगर खिचड़ी सरकार अगर त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्व में आती है तो भारतीय जनता पार्टी की जो जोड़ तोड़ की राजनीति है और जो उनके पास अथाह पैसा है और जिस तरह वो सरकारी एजेंसियों के जरिए लोगों को अपनी लॉन्ड्री में लाने में कामयाब रहते आए हैं, उसके चलते महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो और केचुए की भूमिका नहीं रहती और लोचा नहीं होता है, तो ये मान के चलिए कि महाराष्ट्र का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा। संजीव जी। बिल्कुल सर, आप क्या संजीव जी, मैं एक बहुत शॉर्ट सी चीज बताना चाहूंगा। जिस तरीके से ये हालात चल रहे हैं उसमें एक चीज देखिए जो हमने सोची नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जहाँ इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ उनके लिए चैलेंज जो है वो अपनी पार्टी से अमित शाह से है। अगर आप देखिए यूपी के अंदर योगी की वो लड़ाई अमित शाह से है, यहाँ पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो लड़ाई अमित शाह से है। भले ही अमित शाह कोशिश कर रहे हैं इन सारी चीजों को, देखिए कार्यकर्ता भी बटे हुए हैं। कार्यकर्ता इसलिए बटे हुए हैं कि उनको ये पता नहीं है कि वाकई में देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से बात कर रहे हैं क्या उन्हें लाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि जो नाम लाया जाता है वो गाया नहीं जाता। तो ये बड़ी एक परेशानी है जिसको लेकर के हर कैडर का, चाहे वो एकनाथ शिंदे कैडर के लोग जो है वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, बीजेपी के लोग एकनाथ शिंदे को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे को कैंसर कहा जा रहा है, अलग अलग चीजें जो चल रही है। वो सबसे बड़ा खतरा अगर फडणवीस को खुद को भी है, वो अपने पार्टी के लीडर से। उसकी वजह यह है कि अमित शाह खुद नहीं चाहते कि कोई भी बड़ा लीडर अब सेंट्रल में या केंद्र के अंदर उस तरीके से बढ़े
या उसकी छवि बढ़े, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी है कि अगर मोदी जी के बाद कोई लीडर है तो वो चाहते हैं खुद अमित शाह रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के इंटरनल के अंदर है, जिसको लेकर के बीजेपी के लिए चुनौतियां काफी बड़ी है, देवेंद्र फडणवीस के लिए काफी बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए मैंने तो इसीलिए शीर्षक था कि आप जब बबूल का पेड़ लगाइएगा तो उसमें कांटे होंगे और कांटे चुभेंगे, उसमें गुलाब तो आ नहीं सकते, और यही कुछ होता है। और ये जो आपसी द्वंद है और जो एक बड़ी कुर्सी मेरे पास रहे और मेरा पूरा कब्जा बना रहे, ये सब जब करेंगे तो ये खेल तो खराब होता है। लेकिन फिर भी वो जो साम नाम दंड भेद जोड़ तोड़ और जो अथा पैसा और तमाम चीजें वो बहुत सारे मैटर करते हैं आज के दौर में। फिर आपके पास में वो सारी जो शक्तियां हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक पद, फिर सब कुछ भी हो सकता है बहरहाल। लेकिन बहुत देर दूर नहीं है, एक 8 दिन का वक्त और है, 23 तारीख को नतीजा जाएगा, उसके पहले वोट पड़ जाएंगे, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और शायद देश तो उम्मीद यही करता है कि अब ये जो छलबल है और जिस तरीके की ये चीजें हैं, ये इस पर कहीं रोक लगना चाहिए। तो शायद जनता ही जो एक ठाने बैठी है वो सबक सिखाएगी या वो अपना वर्डिक्ट दे देगी, वो सामने आ जाएगा। कुल मिलाकर एक अच्छी और शानदार चर्चा के लिए इकबाल सर आपका, संजीव जी आपका, और सुधीर जी जुड़े थे उनका भी, और रविंदर हमारे साथी चौरान जी कोशिश करते रहे, नहीं जुड़ पाए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। यदि आपको अच्छी लगी हो चर्चा तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन न दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।